एग्जिस्ट कर पाएगा। पर गेस व्हाट, इलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। न्यूरालिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये आपकी स्मार्ट वॉच, लेकिन In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. अगर आपको याद हो तो जनवरी 2024 में ही ये न्यूज काफी वायरल हुई थी कि दुनिया के पहले इंसान के ब्रेन में न्यूरालिंक इम्प्लांट किया गया है। लेकिन इम्प्लांट होने के बाद भी इस पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा रही थी और इसी रीजन से सोशल मीडिया पर लोग ये बातें करने लग गए थे कि ये इम्प्लांट असल में हुआ भी है या नहीं, या फिर इलॉन मस्क फिर से कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। तभी अचानक आज से कुछ दिन पहले न्यूरालिंक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस पहले पेशेंट का यानी कि ये नोलन ऑर्बॉक का चेस खेलते हुए का एक वीडियो डाला। ये वीडियो देखने के बाद हर कोई शॉक्ड था क्योंकि नोलन की गर्दन से नीचे का पूरा शरीर काम ही नहीं कर सकता था। मतलब ये नोलन गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड है और भाई ये चेस गेम भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की ताकत से ही खेल रहा। आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक लगवाने के बाद बात करने के लिए आपको मुंह से कुछ बोलने की या किसी डिवाइस का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अपने थॉट्स के जरिए ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। इलॉन मस्क के हिसाब से तो न्यूरालिंक की बदौलत आप अपने दिमाग में किसी भी मेमोरी को स्टोर, अपलोड या फिर डाउनलोड तक भी कर पाओगे। यहाँ तक न्यूरालिंक की मदद से कोई भी इंसान अपनी मेमोरीज को एक कंप्यूटर या रोबोट में ट्रांसफर कर पाएगा, यानी कि एक तरह से डिजिटल इमोर्टलिटी अचीव की जा सकती है, यानी डिजिटली वो इंसान अमर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्रिमिनल्स इसे भी कंप्यूटर या फोन की तरह हैक तो कर ही सकते हैं ना। सोचो अगर आपके दिमाग में फिट किए गए इस डिवाइस में कोई कंप्यूटर वायरस ही डाल दिया जाए तो। और हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने तो ये वार्निंग तक भी दी है कि ये क्रिमिनल्स हमारे दिमाग में घुसकर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और यहाँ तक कि हमारी मेमोरीज तक को भी बदल सकते हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि न्यूरालिंक क्या चीज है, आखिर ये काम से करता है और कैसे आने वाले कुछ टाइम में ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होके ही रहेगी। लेकिन हर बार की तरह एक BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें एक चिप के जरिए कोई बंदा डायरेक्टली अपने दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक रियल टाइम कनेक्शन बना सकता है। मतलब रियल टाइम कनेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो, लेवल पर समझे तो BCI एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो हमारे दिमाग में बनने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है, उनको समझता है और फिर उनको कंप्यूटर की भाषा में यानी कि बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करता है। आसान भाषा में बोलूं तो बाइनरी कोड्स यानी कि 0 और 1। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर्स इन्हीं 0 और 1 की भाषा में बात करते हैं। फाइनली कंप्यूटर इन बाइनरी कोड्स को समझकर स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे इमेजिन करो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। एक ट्रेडिशनल तरीका जो आज तक हम यूज करते आए हैं वो तो ये हो गया कि हम इस कंट्रोलर की मदद से इस गेम को खेलें। लेकिन दूसरा एडवांस तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने वीडियो गेम का ये कैरेक्टर भागने लगे या जंप करने लगे, और वो भी सिर्फ आपके सोचने से। और अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो न्यूरालिंक का यूज करके ये बंदर भी अपने हाथों का यूज किए बिना ही डायरेक्टली अपने दिमाग से ही इस कंप्यूटर गेम को खेल रहा है। बेसिक BCI में इस तरह की केबल्स से ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका यूज बेसिकली मेडिकल फील्ड में ही होता है, जैसे किसी बीमारी को पकड़ने के लिए किसी ब्रेन को स्कैन करना। इसके अलावा इन्वेसिव BCI में एक चिप को ब्रेन के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है, और न्यूरालिंक भी कुछ और नहीं बल्कि एक इन्वेसिव BCI का ही एग्जांपल है। इन्वेसिव BCI का यूज मेडिकल फील्ड के साथ साथ ह्यूमन पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले चेस वाले एग्जांपल में देखा था, यानी कि एक पैरालाइज्ड बंदे को नई जिंदगी देना। लेकिन इलॉन मस्क का असल सपना तो कुछ और ही है। उसके हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी इंसानी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क इस ट्रांस ह्यूमन वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन और अपग्रेड्स इस चिप में होते जाएंगे, वैसे वैसे इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हम सबके सामने आते जाएंगे। बाकी लोगों की तरह अगर आप भी AI एंड ChatGPT सीखने के लिए सही प्लेटफॉर्म ढूंढने में कंफ्यूज हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 आवर्स ChatGPT एंड AI वर्कशॉप ज्वाइन करो। वैसे तो ये पेड है। यूजर्स जो नीचे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन ग्रोथ अचीव कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो, अप टू 100% सैलरी हाइक पा सकते हो, AI को एक्सेल में इंटीग्रेट करके डेटा एनालिसिस कर सकते हो और मिनटों में PPTs बना सकते हो। तो चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, टेक या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन एंड इवन फाउंडर हो या फ्रीलांसर हो, उस केस में भी ये ग्रोथ स्कूल की वर्कशॉप आपको काफी हेल्प करेगी। इस वर्कशॉप को 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है और अपने करियर और बिजनेस को तेजी से ग्रो किया है। तो आप भी AI और खुद को टॉप 1% की लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जल्दी से इस वक्त बेसिक से समझो। न्यूरालिंक की न्यूज सबने ऊपर से सुनी थी। लोग उसको हल्के में भी ले रहे थे, ये सोचकर कि अरे ये तो बस एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर अचानक इसी साल 30 जनवरी को ये न्यूज लोगों के सामने आई। जिस न्यूरालिंक इम्प्लांट की बात यहाँ हो रही है उस इम्प्लांट को बनाने वाली कंपनी है न्यूरालिंक, और इस कंपनी के फाउंडर हैं इलॉन मस्क, जो AI इंडस्ट्री के सबसे बड़े टेक विजनरी कंसिडर किए जाते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसानियत को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। इवन इस इवेंट के हिसाब से कोई स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए
इस न्यूरालिंक को ब्रेन के अलग अलग एरियाज में लगाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिजल्ट के हिसाब से न्यूरालिंक ने बेसिकली अभी दो प्रोडक्ट्स की बात की है। पहला तो है टेलीपैथी और दूसरा है ब्लाइंड साइट। एक एक करके इन दोनों की ही बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही लाइफ चेंजिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले टेलीपैथी से करते हैं। बट अगेन आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए कि जो चिप आपके दिमाग में फिट की जाएगी उसका नाम न्यूरालिंक नहीं है। पहले पेशेंट यानी कि नोलन के सिर में फिट किया गया है वो है टेलीपैथी। ब्रेन का यूज करके ही किसी से भी बात की जा सकती है। अगर My name is Charles Xavier. I'm a mutant like you. I can hear your thoughts. Yes, and I can hear yours. इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कैसे प्रोफेसर एक्स ने बिना बोले बस अपने दिमाग के जरिए ही सबसे बात कर ली है। न्यूरालिंक कंपनी अपने टेलीपैथी डिवाइस के थ्रू कुछ ऐसा ही अचीव करना चाहती है। इवन नोलन ने भी अपने आप को इस प्रोफेसर एक्स से ही कंपेयर किया है। खैर, टेलीपैथी के इस फर्स्ट वर्जन का नाम है N1 इम्प्लांट। शॉकिंगली ये N1 इम्प्लांट इतना छोटा है कि इसका साइज लगभग 5 रुपए के सिक्के के बराबर ही है। पहला सेक्शन है बायो कंपैटिबल एनक्लोजर का, दूसरा सेक्शन है बैटरी का, तीसरे सेक्शन में है ये चिप और लास्ट सेक्शन में है ये पॉलीमर थ्रेड्स। एक एक करके इन सभी से पहला सेक्शन यानी कि ये बायो कंपैटिबल एनक्लोजर एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवर है जो पॉलीमाइड नाम से एक मटेरियल से बना है। इस मटेरियल की सबसे खास बात ये है कि ये ह्यूमन बॉडी में जाकर कोई सूजन या डैमेज क्रिएट नहीं करता। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब इस टेक्नोलॉजी को एक एग्जांपल की मदद से समझो। इस आईफोन को चार्ज करने के लिए जैसे ही मैंने इसे चार्जिंग पैड पर रखा वैसे ही इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनना शुरू हो गया। चार्जिंग पैड के ऊपर रखे हुए इस आईफोन में ये करंट इस तरह से पास होगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। इस चार्जिंग पैड के नीचे जाके बैठा वैसे ही इसका डिवाइस भी चार्ज होना शुरू हो गया। इस बैटरी का एक डाउनफॉल जो नोलन ने बताया है वो ये कि N1 इम्प्लांट की बैटरी लाइफ सिर्फ 8 घंटे की है और इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। तीसरे सेक्शन है इन पॉलीमर थ्रेड्स का। एक इम्प्लांट में टोटल 64 थ्रेड्स हैं। इन थ्रेड्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ये एक थ्रेड इंसान के खून में मौजूद इस रेड ब्लड सेल से 1.4 टाइम्स पतला है और इंसान के एक बाल से 20 गुना ज्यादा पतला और फ्लेक्सिबल है। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी एकदम स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए अभी टेलीपैथी के इस फर्स्ट वर्जन के जरिए एक बंदा किसी कंप्यूटर या फोन को अपनी थिंकिंग पावर से ही कंट्रोल कर सकता है। अभी भी एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि N1 इम्प्लांट लगाने से हम कोई डिवाइस कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। ये आखिर डिवाइस कंट्रोल करने से पहले एक बार ये समझो कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है। ये हमारा दिमाग है यानी कि ह्यूमन ब्रेन है। इस दिमाग में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। इन आपस में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब ये न्यूरॉन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड यानी कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं और इस तरह से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं। इस कम्युनिकेशन के दौरान ही न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे एक्शन पोटेंशियल या न्यूरॉन स्पाइक बोला जाता है। इनफैक्ट फायर करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोड्स के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। आसान भाषा में समझाऊं तो इलेक्ट्रोड्स वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। और हाँ, वो N1 इम्प्लांट जिसके बारे में हमने बात की थी उसके हर एक थ्रेड पर इस तरह के 16 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। मतलब कि कुल मिलाकर 1024 इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फील करोगे उसको ये 1024 इलेक्ट्रोड्स बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर लेंगे। थ्रेड्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करके N1 चिप तक पहुंचा देते हैं और फिर ये N1 चिप ही है जो इन सिग्नल्स को समझने का काम करती है। थोड़ा आसान भाषा में बताऊं तो ये N1 चिप इस इम्प्लांट का हार्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही चिप है जो ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। इसके लिए सबसे पहले ये चिप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 में बदलती है और फिर ब्लूटूथ के जरिए ब्रेन से सीधा कंप्यूटर तक की इंफॉर्मेशन भेज देती है। इसको एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि आपने ये N1 इम्प्लांट अपने स्कल में फिट करवा लिया है और अब आपको कंप्यूटर का कर्सर मूव करना है। ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब आप कर्सर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हो तो ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स के कुछ न्यूरॉन्स इस तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। सिमिलर ऐसा है कि न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर जब इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना शुरू करते हैं तो ये थ्रेड्स उन सिग्नल्स को कैच करके N1 चिप तक पहुंचा देते हैं। फाइनली ये चिप ब्लूटूथ की मदद से कंप्यूटर को कर्सर मूव करने का ऑर्डर देने लग जाती है। कुछ इस तरह से पल्सेट करता रहता है यानी कि हल्का हल्का मूवमेंट करता रहता है। इसी के साथ ये थ्रेड्स भी इतने ज्यादा पतले होते हैं कि एक इंसान के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि विदाउट मिस्टेक इन थ्रेड्स को सही से लगा पाए। यही कारण है कि इन थ्रेड्स को बिल्कुल सही जगह पर लगाने के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस न्यूरालिंक का गलत इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल्स और हैकर्स ही नहीं बल्कि कंपनी खुद भी तो कर सकती है। समझो कैसे। हाल ही में न्यूरालिंक
न्यूरालिंक में एक इवेंट में एलॉन मस्क ने N1 इम्प्लांट को आईफोन के पहले वर्जन के साथ कंपेयर किया था और एलॉन ने ये भी बोला था कि न्यूरालिंक के अपग्रेडेड वर्जन्स भी डेवलप किए जाएंगे। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, पर जब भी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो एप्पल कंपनी अपने पुराने फोन्स को स्लो कर देती है। ये चीज हजारों केसेस में ऑब्जर्व की गई। और बात सोचो कि क्या हो अगर एलॉन मस्क एक नया वर्जन न्यूरालिंक X लॉन्च कर दे, जिसमें हमें अपनी ही मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा की तरह सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ जाए। एक बात और सोच के देखो कि आप किसी थॉट में डूबे हुए हो और अचानक से ही आपके दिमाग में यूट्यूब एड्स की तरह एक अनस्किपेबल एड आ जाए। वो सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट्स के अलावा जो एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हुआ है वो है एनिमल टेस्टिंग का। न्यूरालिंक ने अपनी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने से पहले इसकी टेस्टिंग बहुत से जानवरों पर की थी। न्यूरालिंक के एक्स एम्प्लॉइज ने एनिमल टेस्टिंग में होने वाली क्रूएल्टी को एक्सपोज करते हुए ये तक बताया था कि कैसे इलॉन मस्क इन जानवरों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी पूरा करने के लिए प्रेशराइज कर। दिखाई गई न्यूज के अकॉर्डिंग तो दुख की बात यह है कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में न्यूरालिंक ने अब तक करीबन 1500 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है। ज्यादातर मामलों में इन्फेक्शन होने से, दिमाग में सूजन आने से और इम्प्लांट की गलत प्लेसमेंट होने की वजह से इन जानवरों की मौत हुई है। इतनी मौतें ये सब साबित करती हैं कि अभी भी न्यूरालिंक एक शुरुआती दौर में ही है। इस वीडियो को पब्लिश करने से पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था, अगर आपको अपने दिमाग में न्यूरालिंक चिप लगवाने का मौका मिले बिना किसी खर्चे के, तो क्या आप इस चिप को अपने ब्रेन में लगवाओगे? इस सवाल के जवाब में बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि वो किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहते। ऐसे भूल भुलैया मूवी याद है ना, कि कैसे मूवी में मंजुलिका विद्या बालन के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी और उससे अलग अलग काम करवा रही थी, कुछ वैसे ही। इसी के साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम तो नेचुरल ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन सोचो अगर सोसाइटी में कुछ गिने चुने लोग इस चिप को इम्प्लांट करवा लेते हैं तो ये चिप वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा कैपेबल बन जाएंगे, साथ ही इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो इनसे कॉम्पीट करने के लिए शायद आपको और मेरे को भी ये ब्रेन इम्प्लांट करवाना। ये बात भी आपको आसानी से हजम नहीं होगी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि न्यूरालिंक ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की रेस में सिर्फ न्यूरालिंक ही अकेला प्लेयर नहीं है। असल में सिंक्रोन और ब्लैकरॉक जैसी कंपनीज भी टेलीपैथी जैसे अमेजिंग डिवाइसेस पहले से ही डेवलप कर चुकी हैं। एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि सिंक्रोन और ब्लैकरॉक का मकसद सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों पर भी यही विजन लिखा हुआ है कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन पोटेंशियल को इस तरह से और भी आगे बढ़ाया जा सके, को ही अपनी ताकत बना लिया है। शॉर्ट में इस बात को ऐसे समझो, सिंक्रोन कंपनी का ये डिवाइस है स्टेंट रॉड। इस स्टेंट रॉड के दो मेन पार्ट्स हैं, पहला ये स्टेंट और दूसरा ये चेस्ट इम्प्लांट। अब देखो, ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स में एक नर्व है, सुपीरियर सैजिटल साइनस नर्व। इस स्टेंट को डायरेक्टली ब्रेन की इस नर्व में डाल दिया जाता है। अब ये स्टेंट मोटर कॉर्टेक्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करता है और इन सिग्नल्स को इस चेस्ट इम्प्लांट को भेज देता है। ये चेस्ट डिवाइस ब्रेन सिग्नल्स को बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है। इस पूरे प्रोसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं न्यूरालिंक ने इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए ही N1 इम्प्लांट को डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया है। नतीजा, गलती होने के चांसेस एकदम कम होना। इसके अलावा ब्लैकरॉक कंपनी का डिवाइस है ये यूटा एरे, एकदम रिजिड है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। साथ ही कंप्यूटर से कनेक्शन बनाने के लिए पेशेंट को अपने सिर में इस तरह का एक पोर्ट भी फिट करके रखना पड़ता है। इन शॉर्ट, इसका यूज मेडिकल पर्पस तक ही सीमित रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही न्यूरालिंक ने अपने N1 इम्प्लांट का डिजाइन इतना एडवांस बनाया है कि उसके थ्रेड्स फ्लेक्सिबल हैं और वो डायरेक्टली स्कल में ही फिट भी हो सकता है। इससे ब्रेन डैमेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे टेलीपैथी न्यूरालिंक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वैसे ही न्यूरालिंक कंपनी का ही दूसरा इनोवेटिव मोटर कॉर्टेक्स रीजन को टारगेट किया गया था। वैसे ही ब्लाइंड साइट में ब्रेन के पीछे मौजूद इस विजुअल कॉर्टेक्स रीजन को भी टारगेट किया जाएगा। इसके लिए टेलीपैथी इम्प्लांट की तरह ही सेम प्रोसीजर से एक इम्प्लांट विजुअल कॉर्टेक्स में किया जाएगा। इस बंदे को इस तरह का एक चश्मा लगाया जाएगा जिसमें कैमरा लगा हुआ होगा। ये कैमरा ही आंखों का काम करेगा। अब ये कैमरा सामने आने वाली चीज को रिकॉर्ड करके डायरेक्टली ब्लूटूथ से इस इम्प्लांट को सिग्नल भेजेगा और ये इम्प्लांट ब्रेन में इस इमेज को जनरेट कर देगा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंसानों के देखने का प्रोसेस भी तो कुछ ऐसा ही है। खैर, न्यूरालिंक इंसानों की जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम से सबसे ज्यादा हेल्प जिन्हें मिलेगी वो है फिजिकली डिसेबल्ड लोग। ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड। अब तक आप ये समझ चुके हो कि ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करता है और ये सिग्नल स्पाइनल कोड को क्रॉस करते हुए बॉडी में जाते हैं। पर कुछ केसेस में किसी चोट या बीमारी की वजह से इस ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल्स बॉडी तक नहीं पहुंच पाते और दूसरा इम्प्लांट स्पाइनल कोड में लगाया जाता है। अब जो सिग्नल्स ना मिलने की वजह से ये बंदा चल नहीं पा रहा था, न्यूरालिंक इम्प्लांट की वजह से वो सिग्नल्स उसे ब्लूटूथ की मदद से फिर से मिलने लग जाएंगे। जैसे न्यूरालिंक की मदद से ये पिग ट्रेडमिल पर चल पा रहा है, उसी तरह से इम्प्लांट से एक पैरालाइज्ड बंदा भी फिर से चल पाएगा। एआई के फील्ड में जिस स्पीड से एडवांसमेंट हो रहे हैं, आने वाला फ्यूचर एआई का ही है और इलॉन मस्क के मुताबिक एआई को हराने के लिए हमें एआई जैसा ही बनना जरूरी। इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम।
यानी कि अगर आप एआई को बीट नहीं कर सकते हो तो उन्हें ज्वाइन कर लो। फॉर श्योर आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक इतना तो डेवलप हो ही जाएगा कि आपको आपके सामने वाले बंदे से बात करने के लिए सिर्फ ऐसे शांत बैठ के ब्रेन का ही यूज करना पड़ेगा। पूरा इंटरनेट ऑलरेडी ब्रेन में ही होगा और आप बैठे बैठे ही डायरेक्टली सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। खैर, ये टेक्नोलॉजी अभी भी ट्रायल फेज में है और इस ट्रायल का टाइम पीरियड भी 6 साल का है। अगर न्यूरालिंक को कुछ शब्दों में बताऊं तो ये एक डिजिटली अपग्रेडेड ब्रेन है। खैर, इंडिया में डीप फेक फ्रॉड्स के